नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टुडेज जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। सबसे पहले अभ्यास प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है? कानून के समक्ष समानता और कानूनों का समान संरक्षण, सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता, प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार या फिर कारखानों आदि में बच्चों के रोजगार पर रोक। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया है, लेकिन कुछ मौलिक अधिकार केवल नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं, विदेशियों को नहीं। इनमें शामिल है अनुच्छेद 15 के तहत धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध, अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता, इसलिए विकल्प भी सही है। अनुच्छेद 19 विचार, अभिव्यक्ति, शांतिपूर्ण सम्मेलन एवं संघ बनाने, निर्बाध विचरण एवं निवास की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति का संरक्षण और अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से मंत्री मंत्रिपरिषद में शामिल होते हैं? 1 कैबिनेट मंत्री, 2 राज्य मंत्री, 3 उप मंत्री। नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। केवल 1 और 2, केवल 1 और 3, केवल 2 और 3 या फिर 1, 2 और 3। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। संविधान के अनुच्छेद 74 के मुताबिक राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री के साथ एक मंत्री परिषद होती है। मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाती है। ये मंत्री सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। मंत्री परिषद में कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री शामिल होते हैं, इसलिए विकल्प डी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 इसकी स्थापना 1948 में जवाहरलाल नेहरू ने की थी। 2 इसका उपयोग केवल प्राकृतिक आपदाओं के मामलों में राहत प्रदान करने के लिए किया जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। प्रधानमंत्री मोदी ने तमिलनाडु के तंजावुर में एक दुर्घटना के पीड़ितों के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से अनुग्रह राशि की घोषणा की है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष की स्थापना तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने जनवरी 1948 में की थी, इसलिए कथन 1 सही है। इस कोष का उपयोग निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए किया जाता है: बाढ़, चक्रवात और भूकंप आदि जैसी प्राकृतिक आपदाओं में तत्काल राहत प्रदान करने के लिए, बड़ी दुर्घटनाओं और दंगा पीड़ितों के लिए, जरूरतमंद लोगों को एसिड अटैक, हार्ट सर्जरी, किडनी ट्रांसप्लांट, कैंसर उपचार आदि जैसे चिकित्सा उपचार प्रदान करने के लिए, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। इसका गठन संसद द्वारा नहीं किया गया है, इसलिए इसे कोई बजटीय समर्थन नहीं मिलता है। इस फंड को आयकर अधिनियम के तहत एक ट्रस्ट के रूप में मान्यता प्राप्त है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। अगला प्रश्न है, अनंग ताल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 यह दिल्ली की एक ऐतिहासिक मिनी झील है। 2 इसे तोमर राजा अनंग पाल ने बनवाया था। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, दोनों 1 और 2 या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, दोनों 1 और 2, यानी दोनों कथन सही हैं। केंद्र सरकार ने 1000 साल पुरानी ऐतिहासिक अनंग ताल झील के जीर्णोद्धार का आदेश दिया है। विश्व विरासत दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण ने अनंग ताल के चारों ओर एक हेरिटेज वॉक का आयोजन किया। अनंग ताल दिल्ली के मेहरौली में स्थित एक ऐतिहासिक मिनी झील है, इसलिए कथन 1 सही है। इसे तोमर राजा अनंग पाल ने बनवाया था, इसलिए कथन 2 भी सही है। महाराजा अनंग पाल को पृथ्वीराज चौहान के नाना के रूप में जाना जाता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी, दोनों 1 और 2। अगला प्रश्न है, हाल ही में कंसल्टेंसी डेवलपमेंट सेंटर यानी CDC का विलय निम्नलिखित में से किसके साथ किया गया है? वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन या फिर राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR। हाल ही में कैबिनेट ने वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR के साथ
कंसल्टेंसी डेवलपमेंट सेंटर यानी CDC के विलय को मंजूरी दी है, इसलिए विकल्प ए सही है। CSIR और CDC विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग के तहत दो अलग अलग स्वायत्त निकाय हैं। CDC की स्थापना 1986 में एक सोसाइटी के रूप में की गई थी। इसने देश में परामर्शी कौशल और क्षमताओं के विकास का कार्य किया है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, यह एक वैधानिक निकाय है। 2, इसका मुख्यालय गुजरात में गिफ्ट सिटी गांधीनगर में है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, दोनों 1 और 2, या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, दोनों 1 और 2। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण यानी IFSCA की स्थापना 27 अप्रैल 2020 को की गई। यह अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम 2019 के तहत स्थापित किया गया है। इस प्रकार यह एक वैधानिक निकाय है, इसलिए कथन 1 सही है। इसका मुख्यालय गुजरात में गिफ्ट सिटी गांधीनगर में है, इसलिए कथन 2 भी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, दोनों 1 और 2। अगला प्रश्न है, श्रम बल भागीदारी दर यानी LFPR के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, भारत में LFPR दुनिया के बाकी हिस्सों से ज्यादा है। 2, श्रम बल में 15 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति शामिल होते हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, दोनों 1 और 2, या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी CMIE के डेटा के मुताबिक भारत की श्रम शक्ति भागीदारी दर यानी LFPR गिरकर सिर्फ 40% रह गई है। CMIE के अनुसार श्रम बल में 15 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति शामिल हैं, इसलिए कथन 2 सही है। दुनिया भर में LFPR लगभग 60% है। भारत में LFPR पिछले 10 वर्षों से कम हो रही है। यह 2016 में 47% से घटकर दिसंबर 2021 तक केवल 40% रह गई है, इसलिए कथन 1 सही नहीं है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। अगला प्रश्न है, CRPC की धारा 144 का मसौदा 1861 में किसके द्वारा तैयार किया गया था? EF देबू, लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड कैनिंग या फिर WW हंटर? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, EF देबू। हाल ही में रुड़की शहर के पास CRPC की धारा 144 लागू की गई है। धारा 144 की उत्पत्ति वर्तमान गुजरात में हुई थी। यह धारा 1861 बड़ौदा राज्य में एक अधिकारी EF देबू द्वारा तैयार की गई थी, इसलिए विकल्प ए सही है। अंग्रेजों द्वारा बड़ौदा में इसका पहला प्रयोग स्वतंत्रता संग्राम के दौरान राष्ट्रवादियों के विरोध को दबाने के लिए किया था। धारा 144 के तहत 4 या 4 से अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध होता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, EF देबू। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से डाई अमोनियम फॉस्फेट की विशेषता है? 1, यह अत्यधिक घुलनशील होता है। 2, यह मिट्टी के pH को स्थायी रूप से बढ़ाता है। 3, यह अग्निरोधी के रूप में भी कार्य करता है। निम्नलिखित कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, या फिर 1, 2 और 3? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल 1 और 3। केंद्रीय कैबिनेट ने डाई अमोनियम फॉस्फेट यानी DAP के स्वदेशी निर्माण और आयात के लिए सब्सिडी को मंजूरी दी है। DAP पौधों के पोषण के लिए उर्वरक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। यह अत्यधिक घुलनशील है जो मिट्टी में जल्दी से घुल जाता है। DAP में मौजूद अमोनियम नाइट्रोजन स्रोत होता है जो धीरे धीरे मिट्टी के बैक्टीरिया द्वारा नाइट्रेट में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया में बाद में pH स्तर में गिरावट आती है। यह अग्निरोधी के रूप में भी कार्य करता है, इसलिए विकल्प सी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल 1 और 3। अगला प्रश्न है, आंतों की एक बीमारी साल्मोनेलोसिस निम्न में से किसके कारण होती है? जीवाणु, प्रोटोजोआ, विषाणु यानी वायरस, या फिर कवक? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, जीवाणु। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के मुताबिक साल्मोनेलोसिस के 150 से अधिक संदिग्ध मामले सामने आए हैं। यह एक जीवाणु यानी बैक्टीरिया से संबंधित आंतों की बीमारी है जिसने पूरे यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका में लोगों को प्रभावित किया है, इसलिए विकल्प ए सही है। यह बैक्टीरिया मुर्गी, सूअर, गाय जैसे जानवरों में व्यापक रूप से पाया जाता है।
मनुष्यों में साल्मोनेलोसिस आमतौर पर दूषित भोजन, मुख्य रूप से अंडे, मांस, मुर्गी और दूध के सेवन से होता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, जीवाणु। अगला प्रश्न है, ओडिशा में किसकी जयंती पर स्वाभिमान दिवस मनाया जा रहा है? वीर सुरेंद्र साई, सरला दास, हरे कृष्ण मेहताबी या फिर मधुसूदन दास? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, मधुसूदन दास। ओडिशा में गुरुवार को उत्कल गौरव मधुसूदन दास को उनकी जयंती पर स्वाभिमान दिवस के रूप में याद किया गया, इसलिए विकल्प डी सही है। यह भारत के स्वतंत्रता संग्राम में स्वतंत्रता सेनानी और ओडिशा के अनुसरण के लिए पथ प्रदर्शक थे। अंग्रेजों को तत्कालीन उत्कल से परिचित कराने और ओडिया गौरव का प्रचार करने के लिए इंग्लैंड की यात्रा करने वाले वे पहले ओडिया व्यक्ति थे। इससे उन्हें उत्कल गौरव की उपाधि मिली। 1903 में इनके द्वारा ओडिशा में एक भारतीय सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन उत्कल सम्मेलन की स्थापना की गई थी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, मधुसूदन दास। अब नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। पश्चिमी क्षेत्रीय सांस्कृतिक कार्यक्रम दिव्य कला शक्ति दिव्यांगता में क्षमताओं का प्रदर्शन किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया? संस्कृति मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय या फिर माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड स्टे सेफ।